Okay, so now we are going to start the most theoretical chapter of 12th chemistry, and that chapter is P block element. Right? अब अगर आपको किसी और चैप्टर का खौफ हो कि ना हो, इसका खौफ होना चाहिए. अब P ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है पहले तो ये समझ लो. पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 अलग अलग टाइप के एलिमेंट है. राइट? S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक. 4 अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं. अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा था. इस तरह से आपका पीरियोडिक टेबल होता है. राइट? यहां पे होता है S ब्लॉक, यहां पे होता है P ब्लॉक, यहां होता है D ब्लॉक और यहां होता है F ब्लॉक. S ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप होते हैं? 1 एंड 2. D ब्लॉक में कौन से ग्रुप होते हैं? 3 से 12. और P ब्लॉक में कौन से ग्रुप होते हैं? 13 से 18. राइट? F ब्लॉक में 2 लाइन होती है, एक होती है लैंथेनॉइड्स, एक होती है एक्टिनॉइड्स. S ब्लॉक का मतलब क्या है? S ब्लॉक का मतलब है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शुड बी इन S ऑर्बिटल. यहां पे अगर आप ग्रुप 1 को देखोगे तो सब में आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है S1. ग्रुप 2 में देखोगे सब में आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है S2. सिमिलरली ग्रुप 13 to 18 जो P ब्लॉक एलिमेंट है, P ब्लॉक का मतलब है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शुड बी इन P ऑर्बिटल. राइट? तो P में आप कितने टोटल ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं. 3 ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन कितने रख पाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन. तो इसीलिए P ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 13 to 18. 13 मींस फॉर P1. आगे बढ़ेंगे P2, P3, P4, P5, P6 इज फॉर ग्रुप नंबर 18. राइट? तो P ब्लॉक का मतलब है योर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज इन P ऑर्बिटल. सबसे आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिटल में भरेगा? P ऑर्बिटल में भरेगा, तो उसे हम कहेंगे P ब्लॉक एलिमेंट. अब P ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 एंड 14. ग्रुप नंबर 13 इज बोरॉन फैमिली, ग्रुप नंबर 14 इज कार्बन फैमिली. ये दोनों फैमिली आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, ऐसा मान के आगे चलेंगे. अब अभी आपको पढ़ना है ग्रुप नंबर 15, 16, 17 एंड 18. चारों ग्रुप के अंदर बहुत सारा डेटा है. ग्रुप नंबर 18 में थोड़ा कम डेटा है, 2 पेज का है, बट ग्रुप नंबर 15, 16 एंड 17. चलो शुरू करते हैं, और कुछ बात नहीं करनी आगे में तो टाइम निकल जाएगा. चलो, प्यारे से पीपीटी आपके सामने वापस खुली है. अभी आपको प्रिंट नहीं करानी है, पहली बात तो ये आपको लिखनी है. चलिए लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं. P ब्लॉक एलिमेंट का मतलब है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. वैलेंस शेल मतलब सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NS2, NP1 to 6. NP1 फॉर ग्रुप नंबर 13, NP2 फॉर ग्रुप नंबर 14, NP3 फॉर ग्रुप नंबर 15, 16, 17 एंड ग्रुप नंबर 18 क्या होगा? NP6. एक इसमें एक्सेप्शन है और वो हीलियम. हीलियम भी ग्रुप नंबर 18 में आता है, बट हीलियम के अंदर कोई P ऑर्बिटल नहीं होता है. हीलियम ओनली हैज 1s2, बट वो इनर्ट है, इसीलिए वो भी ग्रुप नंबर 18 में जाता है. P ब्लॉक का एलिमेंट ही कहा जाता है. बाकी सबका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS2, NP1 to 6. द एब्सेंस ऑफ D ऑर्बिटल. अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो तो ग्रुप नंबर 13 में आपने एनॉमलस बिहेवियर ऑफ बोरॉन किया था. ग्रुप नंबर 14 में आपने एनॉमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन किया था. इसी तरह से ग्रुप नंबर 15, 16, 17 इन तीनों में जो पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट कौन से पीरियड में होगा? पीरियड नंबर 2 में, क्योंकि पहले पीरियड में 2 ही एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम. बाकी सब दूसरे पीरियड से शुरू होता है. तो जो दूसरे पीरियड वाले एलिमेंट है, दूसरा पीरियड मतलब दूसरा ऑर्बिट, और दूसरे ऑर्बिट के अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं? 2s एंड 2p. D ऑर्बिटल होता नहीं है. दूसरे ऑर्बिट में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? 2s एंड 2p. D ऑर्बिटल होता नहीं है, और इसकी वजह से जो दूसरे पीरियड के एलिमेंट है वो बाकी एलिमेंट से बहुत ज्यादा अलग पड़ते हैं, और इसे हम कहते हैं एनॉमलस बिहेवियर. ओके, लेट्स सी. द एब्सेंस ऑफ D ऑर्बिटल in second period and presence of D and F orbital in heavier element starting from third period onwards have significant effect on the property of the element. Right? तो अगर आप देखोगे बेटा तो पीरियड नंबर 1 उसमें खाली पहला ऑर्बिटल होता है जिसमें होता है 1s. पीरियड नंबर 2 उसमें होता है बेटा खाली 2s एंड 2p. 2 के साथ D नहीं आता है. जैसे ही आप तीसरे पीरियड में जाओगे, नाउ यू हैव 3s, 3p, 3d.
जैसे आप चौथे पीरियड में जाओगे नाउ यू हैव 4s 4p 4d 4f। तो इसके पास d नहीं है, इसीलिए इसकी प्रॉपर्टी बाकियों से बहुत ही अलग पड़ने वाली है और उसे हम कहते हैं एनोमलस बिहेवियर। चलो शुरू करते हैं बेटा ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट का प्यार से नाम है नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी हो गए मॉस्को जाके। नाना, पाटेकर और ऐश्वर्या सब बीमार हो गए मॉस्को जाके। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड लास्ट एलिमेंट इज मॉस्कोवियम। मॉस्कोवियम जो सिंथेटिक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 113। देखिए सबका अगर आप एटॉमिक नंबर लिखते हो बेटा तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, फॉस्फोरस का 15, इसमें 18 जोड़ दो कितना हो जाएगा 33, इसमें 18 जोड़ दो कितना हो जाएगा 33 में 18 जोड़ोगे तो 51, 51 में आप जोड़ दो 32, 32 जोड़ने पे कितना हो जाएगा ये 83, वापस 32 जोड़ो कितना हो जाएगा ये 115। राइट, कितने कितने का गैप होता है, पहले में 8 का गैप, वापस 18 का गैप। पहले में कितना गैप होगा 8 का, 8 के बाद कौन सा गैप होगा 18 का, फिर वापस 18 का, फिर 32 और फिर 32। राइट, ये हो गए सबका एटॉमिक नंबर्स। अगर आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे बेटा सो कॉन्फ़िगरेशन में सब में क्या कॉमन होगा, ग्रुप नंबर 15 है, ग्रुप नंबर 15 का कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP3। ग्रुप नंबर 15 का कॉमन कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा NH2 NP3। तो नाइट्रोजन का बाहर का कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p3। फॉस्फोरस का बाहर का कॉन्फ़िगरेशन होगा 3s2 3p3। आर्सेनिक का बाहर का कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s2 4p3 और उसके अंदर आ जाता है 3d10, यहां पे इनर्ट गैस रहेगा। उसके बाद चलो एंटीमनी के अंदर आ जाएगा 5s2 5p3 और उसके अंदर रहेगा 4d10। बिस्मथ में अगर आप जाओगे तो बिस्मथ में हो जाएगा 6s2 6p3, अंदर आएगा 5d10 और अंदर आएगा 4f14। लास्ट ईयर मैंने सिखाया था, इधर ही खड़े रह के बाजू वाले क्लास में। लास्ट ईयर थोड़ी स्मार्ट बोर्ड था, दिवाली के बाद आया ना ये तो। चलो ये वाला ऑनलाइन, हाँ बाप रे बाप। चलो मॉस्कोवियम बेटा 7s2 7p3, 7s के अंदर क्या होगा 6d10, 6d के अंदर क्या होगा बेटा 5f14, क्या होगा अंदर 5f14। तो ये हो गए सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां पे पी ब्लॉक की खासियत क्या है, पूरे पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स खाली पी ब्लॉक में है, बाकी एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक सारे मेटल है। पी ब्लॉक में आपको बहुत वैरायटी मिलेगी। पी ब्लॉक में स्टार्टिंग आप करोगे नॉन मेटल से, बीच में आएंगे मेटलॉइड्स और लास्ट में आएंगे मेटल्स। तो यहां भी आप देखो, अगर आप ग्रुप नंबर 15 को देखोगे बेटा तो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस ये दोनों कैसे है, नॉन मेटल है। कैसे ये दोनों नॉन मेटल। आर्सेनिक एंड एंटीमनी ये दोनों मेटलॉइड्स है। यू नो मेटलॉइड्स, प्रॉपर्टी इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दीज आर मेटलॉइड्स। जबकि बिस्मथ में अगर आप जाओगे या मॉस्कोवियम में जाओगे ये दोनों कैसे है, टिपिकली मेटल है। सो मूविंग डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। So this is the basic information of the group 15 element. The elements are nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth and moscovium. Bismuth and moscovium. चलिए आगे बढ़ते हैं। Now let's talk about the occurrence. ये एलिमेंट कहां से मिलेंगे आपको, बाइफिकेट करके नोट्स बना दिया है मैंने। नाइट्रोजन कहां से मिलेगा, तो नाइट्रोजन एयर में होता है 78% इन फॉर्म ऑफ N2। राइट, नाइट्रोजन के मिनरल कौन से है, अर्थ क्रस्ट में से भी आपको नाइट्रोजन मिलेगा। दो कंपाउंड है उसका, एक है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट जिसे कहते हैं चिली सॉल्टपीटर, याद रखना फॉर्मूला NaNO3 सोडियम नाइट्रेट चिली सॉल्टपीटर। दूसरा है पोटाशियम नाइट्रेट KNO3 इंडियन सॉल्टपीटर। चिली सॉल्टपीटर इज सोडियम नाइट्रेट,
Indian saltpeter is potassium nitrate. Chili saltpeter is sodium nitrate and potassium saltpeter is Indian nitrate. खास याद, Indian saltpeter, chili saltpeter and Indian saltpeter. Chili saltpeter is sodium nitrate, Indian saltpeter is potassium nitrate. एक मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. चलो, नाइट्रोजन ऑल्सो फाउंड इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. बाय वालों को पता होगा प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन होता है. फॉस्फोरस, चलो फॉस्फोरस कहां से मिलेगा? तो फॉस्फोरस के मिनरल का फैमिली है एपेटाइट. 10th स्टैंडर्ड, सॉरी छोड़ो. फॉस्फोरस के मिनरल का नाम है एपेटाइट. वेरी इंपॉर्टेंट. एपेटाइट फैमिली है CA3PO46 into CaX2. ये एपेटाइट फैमिली का फॉर्मूला है CA3PO46. क्या गलत बोल रहे? CA9PO46 into CaX2. ये एपेटाइट का जनरल फॉर्मूला है. अब यहां पे अगर X की जगह पे फ्लोरीन आ गया तो ये हो जाएगा CaF2, उसे कहेंगे फ्लोर एपेटाइट. अगर उसकी जगह Cl आ गया, CaCl2 हो गया, उसे कहेंगे क्लोर एपेटाइट. अगर OH आ गया उसे कहेंगे हाइड्रोक्सी एपेटाइट. राइट, तो अपने दांत बने होते हैं एपेटाइट के. 10th में था ऐसा, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट. ओके, चलो जैसे कि फ्लोर एपेटाइट का फॉर्मूला मुझे लास्ट सेकंड बेंच में सब पता चल रहा है. जो भी हलचल हो रही है ना, ठीक है. फ्लोर एपेटाइट का फॉर्मूला है CA9PO46. सब क्लास के बाहर जाओगे डायरेक्ट. CA9PO46 into CaF2. तो यहां पे अगर फ्लोरीन आ गया तो कौन सा एपेटाइट हो गया? ये फ्लोर एपेटाइट. क्लोरीन आ जाएगा तो क्लोर एपेटाइट, OH आ जाएगा तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट. चलिए, which are the main components of the phosphate rocks? Constituents of animal and plant matter. Phosphorus is a constituent of animal and plant matter. It is present in bones as well as in living cells. Phosphoprotein are present in milk and eggs. तो मिल्क और एग्स के अंदर क्या होता है? फॉस्फोप्रोटीन. आगे बढ़ते हैं. आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, दे आर वेरी रेयर. सो दे फाउंड मेनली इन द सल्फाइड मिनरल. किस फॉर्म में मिलेंगे वो? दे विल ऑब्टेन इन फॉर्म ऑफ सल्फाइड मिनरल. बहुत ट्रेसिस माइन्यूट क्वांटिटी में आपको मिलेंगे. लेट्स टॉक अबाउट द मॉस्कोवियम. मॉस्कोवियम इज अ सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट. उसका एटॉमिक नंबर 115 था जो हमने आगे देखा. एटॉमिक मास कितना है बेटा? 289 है. मॉस्कोवियम एटॉमिक मास इज 289. कॉन्फ़िगरेशन हमने आगे लिखा था 7s2 7p3 अंदर 6d10, उसके अंदर 4f 5f 14 और इनर्ट गैस कौन सा रहेगा? रेडॉन. वी आर जस्ट रिटर्न इट हियर, चेक इट आउट. राइट, इसका एटॉमिक मास यहां पे लिख देते हैं. कितना है एटॉमिक मास? 289 AMU. तो इट इज अबाउट द मॉस्कोवियम. मॉस्कोवियम इज सिंथेटिक एलिमेंट, राइट. ओके, रेडियो एक्टिव है तो तुरंत ही वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा. चलिए आगे देखते हैं. अब आ जाओ उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर. बेटा अब ये टेबल जनरली पूछा नहीं जाता है, बट हर एक टेबल में कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट है जो हमें बहुत अच्छे से मार्क करने पड़ेंगे, क्योंकि वो आपको पूछे जा सकते हैं. चलो, जैसे कि एटॉमिक नंबर नहीं याद रखना है, हमने लिखा है एटॉमिक नंबर. एटॉमिक मास भी याद नहीं रखना, कोई काम नहीं. कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दिया सबका, S2P3 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 हमने लिख दिया, राइट. सबका कॉन्फ़िगरेशन आगे, वो भी नहीं काम का है. आयोनाइजेशन एंथैल्पी. अब जनरल ट्रेंड क्या होता है? अगर आप किसी भी ग्रुप में नीचे उतरोगे, साइज बड़ी होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता जाएगा. सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जनरली डिक्रीज. आप ग्रुप में नीचे जाओगे, साइज बड़ी होती जाएगी. आप यहां पे देखो, आपको इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है 2p को, इसमें आपको 3p निकालना है जो ज्यादा दूर होगा, इसमें आपको 4p निकालना है जो और दूर होगा, इसमें 5p जो और दूर होगा. तो जितना इलेक्ट्रॉन दूर उतना अट्रैक्शन कम, जितना अट्रैक्शन कम उतना उसको निकालना इजी. मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी शुड रिड्यूस. चेक कर दे क्या आयोनाइजेशन एंथैल्पी रिड्यूस हो रहा है. अगर ट्रेंड नॉर्मल है तो कुछ याद नहीं रखना है, अगर कुछ एबनॉर्मल आया तो हमें मार्क करना पड़ेगा. देखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी रिड्यूसिंग, यस, नॉर्मल ट्रेंड, राइट. अब फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्या रिलेशन होता है? पहला इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाएगा. अब एक इलेक्ट्रॉन अगर चला गया है, उसके बाद दूसरा निकालना मुश्किल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि बचे हुए इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा. तो ये एक नॉर्मल ट्रेंड है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा सबसे कम रहता है.
फिर सेकंड आयोनाइजेशन मतलब अगर आपको उसी में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो थोड़ी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। उसी में से बेटा अगर आपको तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट, क्योंकि बचे हुए इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है तो एनर्जी भी ज्यादा लगेगी आपको निकालने में। तो चेक करते क्या ये ट्रेंड ऐसा हो रहा है। देखो फर्स्ट के कंपेयर में सेकंड में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी, सेकंड के कंपेयर में थर्ड में आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी, सब में ट्रेंड वही है। तो ये ट्रेंड भी एकदम नॉर्मल है, कुछ भी यहां पे देखना नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डू यू नो अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? एबिलिटी टू विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड। दो एटम इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग तो कर लेंगे, जैसे कि मान लो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, बेटा ये लोग एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेते हैं। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग तो कर लेते हैं, बट ये क्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो क्लोरीन क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है। तो ये बॉन्ड कैसा बनता है, पोलर बनता है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो ये जो इलेक्ट्रॉन खींचने की एबिलिटी है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये इलेक्ट्रॉन खींचने की जो एबिलिटी है उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बोलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाने पे बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, क्योंकि जब आप नीचे जाओगे साइज बड़ी हो रही है, साइज अगर बड़ी हो जाएगी तो फिर इलेक्ट्रॉन खींचना इतना इजी रहना नहीं है। जितना साइज छोटा रहेगा उतना न्यूक्लियस इफेक्टिव रहेगा इलेक्ट्रॉन को खींचने में, जितना साइज बड़ा हो जाएगा न्यूक्लियस बेचारा दब जाएगा, फिर वो इतना अच्छे से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होनी चाहिए, नॉर्मल ट्रेंड है। मैं आपको चैप्टर नंबर 3 समझा रहा हूं 11th स्टैंडर्ड का, राइट। तो नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू कम होना चाहिए। लेट्स चेक इट आउट, कम हो रहा है 3, 2.1, 2, 1.9 हो रहा है, राइट। और यहां पे देखो इधर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, उसके बाद ये डिफरेंस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। क्यों ऐसा? क्योंकि यहां पे डी और एफ ऑर्बिटल आ जाएगा और डी और एफ ऑर्बिटल के आते ही स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर हो जाता है। डी और एफ ऑर्बिटल के आते ही स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर हो जाता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर पुअर हो गया तो न्यूक्लियस जो दबा था ना वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पे इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वेरिएशन नहीं हो रहा है, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। नाइट्रोजन का ज्यादा है, फॉस्फोरस थोड़ा कम हुआ, आर्सेनिक खाली 0.1 कम हुआ है, एंटीमनी बिस्मथ तो दोनों का सेम है 1.9 1.9। नेक्स्ट देखते हैं। रेडियस शुड इंक्रीज डाउन द ग्रुप, नॉर्मल ट्रेंड, नीचे जाओगे साइज बड़ा होगा, इंक्रीजिंग, यस नॉर्मल ट्रेंड। चलो आयोनिक रेडियस नीचे जाने पे बढ़ना चाहिए। आयोनिक रेडियस मैंने एक मार्क किया यहां पे 76, एंटीमनी। आयोनिक रेडियस मार्क किया, एंटीमनी का खाली 76 है। इसका रीजन क्या होगा पता है? इसका रीजन ये होगा कि नाइट्रोजन जनरली नेगेटिव आयन बनाता है जो बड़ी साइज का होता है। ये एंटीमनी और बिस्मथ कैसे आयन बनाते हैं? पॉजिटिव आयन बनाते हैं, बिकॉज एंटीमनी बिस्मथ मेटल है। मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बनाता है? पॉजिटिव आयन। और पॉजिटिव आयन हमेशा साइज में छोटे रहते हैं, तो ये जो है ना वो पॉजिटिव आयन बना होगा। चलो नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट का एक इंपॉर्टेंट यहां पे मेल्टिंग पॉइंट। चलो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा किसका कम हमको खास याद रखना पड़ेगा। सो मेल्टिंग पॉइंट जनरली डिपेंड करता है एटॉमिक मास के ऊपर। मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक मास के ऊपर। जितना एटॉमिक मास ज्यादा होगा, जितना एटॉमिक मास ज्यादा होगा उतने आपस में फोर्सेस स्ट्रांग होंगे। जितना एटॉमिक मास ज्यादा होगा उतने आपस में फोर्सेस स्ट्रांग होंगे। जितने फोर्सेस स्ट्रांग है उतना मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो आप जैसे इस तरफ जाओगे, देखो एटॉमिक मास बढ़ रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ना चाहिए। देखो बढ़ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट चेक करो 63, 317, 1089, उसके बाद यहां घटा। तो इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है आर्सेनिक का। यही सारी चीजें जो आपको याद रखनी है। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? आर्सेनिक का, मैक्सिमम। तो मुझे ना नोट्स के अंदर ये जो मैंने सर्कल किया ना उतने पॉइंट लिखे हुए चाहिए। मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका है? आर्सेनिक का है, राइट। और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, देखो बॉइलिंग पॉइंट रेगुलर इंक्रीज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट रेगुलर इंक्रीज हो रहा है। बट मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका है? आर्सेनिक का। उसके बाद कम होता जा रहा है, इवन वो बिस्मथ का तो सबसे कम है 544 है, डिक्रीज हो रहा है। चलो नेक्स्ट देखो, डेंसिटी ट्रेंड हमेशा नॉर्मल होता है। डेंसिटी नीचे जाओगे तो हमेशा बढ़ती है, डेंसिटी ऑलवेज इंक्रीज, नॉर्मल ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे मार्क करे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मार्क किया है,
एक हमने मार्क किया ये रेडियस और एक हमने मार्क किया मेल्टिंग पॉइंट। तो ये तीन आपको खास ध्यान रखना है, ऐसी चीजें एग्जाम में आती है जो एमसीक्यू में आपके मार्क ले जाती है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कशन करना है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो वी हैव जस्ट सीन इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2 NP3। आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2 NP3। इनर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इनर कॉन्फ़िगरेशन होगा N-1 D10, उसके अंदर क्या होगा N-2 F14 है ना, आपने ऐसे लिखा ना 7S7P, उसके अंदर 6D, उसके अंदर 5F। तो पॉसिबिलिटी होगी तो आएगा, अदरवाइज SP तो रहता ही रहता है। जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे D और F भी आता जाएगा, स्टार्टिंग में खाली S और P ही रहता है। ठीक है, तो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन इज what you need to remember, you need to remember this one NS2 NP3। अब यहां पे ना एक बात आपको खास ध्यान रखनी बेटा, P3 एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड, P3 इज हाफ फील्ड एंड दैट गिव्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ये इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देगा बेटा, पढ़े हो ना ऐसा, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड आर ऑलवेज मोर स्टेबल। तो P3 मतलब हाफ फील्ड, एंड हाफ फील्ड की वजह से ये कंपाउंड, ये एलिमेंट कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होते हैं कंपेयर टू ग्रुप 14 एंड ग्रुप नंबर 16। ये ग्रुप 14 P2 होता है, वो भी हाफ फील्ड नहीं है। ग्रुप 16 P4 होता है, वो भी हाफ फील्ड नहीं है। P3 वाला हाफ फील्ड है, तो ये उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ध्यान रखना। चलो रेडियस फटाफट सारे पॉइंट देख लेते हैं। रेडियस एटॉमिक एंड आयोनिक, इंक्रीज इन साइज डाउन द ग्रुप जो हमने देखा था। देयर इज अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस फ्रॉम नाइट्रोजन टू फास्फोरस। रेडियस देखो, नाइट्रोजन से फास्फोरस बड़ा जंप है, उसके बाद इतना बड़ा जंप नहीं है। देखो नाइट्रोजन से फास्फोरस में बड़ा जंप है रेडियस में, उसके बाद रेडियस में इतना बड़ा जंप नहीं आ रहा है, राइट। चलो, फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ ओनली अ स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस इज ऑब्जर्व्ड। व्हाई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड D and F ऑर्बिटल इन हैवियर मेंबर्स। तो यहां पे आप देखो रेडियस में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 141 से 148 हुआ, ज्यादा नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो F ऑर्बिटल आया होगा ना, ये F ऑर्बिटल स्क्रीनिंग को बहुत पुअर कर देगा। स्क्रीनिंग अगर पुअर हो जाएगा तो सेंटर का अट्रैक्शन बाहर तक पहुंचेगा बराबर। अगर सेंटर का अट्रैक्शन पहुंचा बाहर तक तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसीलिए जो साइज बढ़नी चाहिए वो उतनी बढ़ नहीं पाएगी। तो यहां पे आप मेंशन कर सकते हो, यू कैन मेंशन इट लाइक दिस। साइज में क्यों ज्यादा फर्क नहीं है? ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ D and F ऑर्बिटल्स। ओके, चलो बेटा, ये टेबल ऐसा है ना जो मेजॉरिटी टीचर ध्यान ही नहीं देते इसके ऊपर, ध्यान में देते, फिर एग्जाम में इसमें से एमसीक्यूज निकलते हैं, फिर ढूंढने बैठते हैं कहां से आया ये। विल नॉट डू इट। आप इसका जेरोक्स कराना चाहते हो? बट ये पीपीटी अभी पूरा रेडी नहीं है, अभी तो मेरा ग्रुप 15 भी रेडी नहीं हुआ है, पर हमें लिखना है बेटा। ये तो तुम्हारे हाथों में ना जंग लग जाएगा, पता है तुम्हें। चलो नेक्स्ट, ध्यान यहाँ पे ये एक पॉइंट ध्यान रखना है बेटा, राइट। पनौती मारी ना तुमने। आर्सेनिक टू बिस्मथ में ज्यादा साइज वेरी नहीं हुआ था। आर्सेनिक का साइज क्या था? आर्सेनिक का कितना था? ये रहा आर्सेनिक, आर्सेनिक 121, आर्सेनिक का था 121 और बिस्मथ का कितना था? 148। ज्यादा फर्क नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। कितना है? 148 है ना भाई, बिस्मथ का लिखा है, बिस्मथ। चलो आगे बढ़ते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? नीचे जाने पे साइज बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। चलो नॉर्मल ट्रेंड था। बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड, p ऑर्बिटल आया, देखो ये पॉइंट, हाफ फील्ड p ऑर्बिटल की वजह से इनका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ग्रुप 15 का, वो ग्रुप नंबर 14 के कंपेयर में बहुत ज्यादा होता है, राइट। अब यहां पे आपको ये पॉइंट समझना होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। सी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का एक ट्रेंड समझो। लेट्स राइट द एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16। अब बेटा नॉर्मल ट्रेंड क्या कहता है? नॉर्मल ट्रेंड ऐसा कहता है कि अगर आप पीरियड में मूव करोगे अक्रॉस,
साइज छोटी हो जाएगी। पीरियड में साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। साइज डिक्रीज होगी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगा, क्योंकि जितना साइज कम होगा उतना इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, उसको निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी, आगे ना। तो नॉर्मल ट्रेंड क्या कहता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऐसा होना चाहिए, ये नॉर्मल ट्रेंड है। जब आप एक्चुअल ट्रेंड देखोगे ना यहाँ पे, तो एक्चुअल ट्रेंड कुछ इस तरह से होगा, ग्रुप 14 के कंपेयर में ग्रुप 15 में बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा, और 15 के एंथैल्पी 16 से भी ज्यादा होगी। सबके पीछे का रीजन है ग्रुप नंबर 15 का P3 कॉन्फ़िगरेशन, जो कैसा है, हाफ फील्ड है। और ये P3 कैसा होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, इसीलिए उसका इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, आपको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये एक सिंपल सा ट्रेंड है, आप ध्यान में रखना। 14 के कंपेयर में 15 में बहुत बड़ा जंप आएगा, और वो 15 का आयोनाइजेशन एंथैल्पी 16 से भी ज्यादा होता है, मतलब वहां ट्रेंड एब्नॉर्मल हो गया। क्योंकि ग्रुप नंबर 15 में क्या आता है, P3 आता है। P3 कैसा है बेटा, हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड में आपको ज्यादा एनर्जी लगता है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक और ट्रेंड जो हमने देखा था, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के कंपेयर में दूसरा निकालने में ज्यादा एनर्जी, दूसरे से भी ज्यादा एनर्जी किसका लगता है, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के सक्सेसिव वैल्यू बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉर्मल ट्रेंड, नीचे जाने पे साइज बढ़ा था, इलेक्ट्रॉन खींचना मुश्किल हुआ था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हुआ था, राइट। और यहां पे किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम था, एंटीमनी एंड बिस्मथ, दोनों का ऑलमोस्ट सेम था, एंटीमनी एंड बिस्मथ का। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, सो नाइट्रोजन एक्सिस्ट इन फॉर्म ऑफ N2 डायटोमिक गैस, phosphorus exists as P4 सॉलिड फॉर्म, राइट। तो यहां पे नाइट्रोजन डायटोमिक है, और बाकी जितने भी है वो सारे पॉली एटोमिक है। कैसे है वो सारे पॉली एटोमिक, जैसे कि P4 में 4 एटम साथ में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनता है। ओके, लेट्स सी दिस, ऑल आर पॉली एटोमिक, जिसमें नाइट्रोजन कैसा है, डायटोमिक N2, while all others are solid. मेटालिक कैरेक्टर विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ये हमने स्टार्टिंग में देखा ना कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस नॉन मेटल थे, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद कौन, सॉरी नाइट्रोजन फॉस्फोरस के बाद कौन आता है, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब। आर्सेनिक एंड एंटीमनी कैसे थे, मेटलॉइड, और बिस्मथ कैसा था, मेटल। तो नीचे जाने पे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हुआ था। लेट्स चेक इट आउट, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ये हम सीख चुके हैं। नाइट्रोजन फॉस्फोरस कैसे थे, नॉन मेटल्स। आर्सेनिक एंड एंटीमनी कैसे थे, मेटलॉइड्स, और बिस्मथ कैसा था, मेटल। ये आप आगे ही लिख चुके हो स्टार्टिंग में, राइट। दिस इज ड्यू टू डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, क्योंकि जब आप ग्रुप में नीचे जाओगे ना, इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता जाएगा। अगर आप ग्रुप में नीचे जाते हो, साइज बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता जाएगा। तो ऐसा कौन है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मेटल्स। तो इसीलिए नीचे जाने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। ऊपर वाले जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, क्योंकि उनकी साइज छोटी है, तो वो नॉन मेटल है, राइट। बॉइलिंग पॉइंट क्या था, बॉइलिंग पॉइंट में कुछ था गड़बड़, कुछ नहीं था। बॉइलिंग पॉइंट वो इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, बट मेल्टिंग पॉइंट में गड़बड़ था। मेल्टिंग पॉइंट में गड़बड़ था, मेल्टिंग पॉइंट पहले बढ़ा था, उसके बाद वापस घटा था। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका था, आर्सेनिक। तो मेल्टिंग पॉइंट आर्सेनिक तक बढ़ा था, उसके बाद वापस घटा था। एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल अदर एलिमेंट शोज एलोट्रॉपी। व्हाट डू यू मीन बाय एलोट्रॉपी, मोर देन वन फिजिकल फॉर्म। एलोट्रॉपी का मतलब क्या होता है, मोर देन वन फिजिकल फॉर्म्स। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे फॉस्फोरस के 3 फॉर्म है। फॉस्फोरस एक्सिस्ट एज व्हाइट फॉस्फोरस, इट एक्सिस्ट एज रेड फॉस्फोरस, इट आल्सो एक्सिस्ट एज ब्लैक फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के 3 अलग अलग फॉर्म होते हैं। जिस तरह से आपने कार्बन में देखा था, कार्बन कैन एक्सिस्ट एज डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरिन, तो ये सारे कार्बन के एलोट्रॉप्स है। उस तरह से यहाँ पे नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी सबके एलोट्रॉप्स बनते हैं। लेट्स सी, चलो केमिकल प्रॉपर्टी, ये वाला पार्ट सबसे ट्रिकी, क्योंकि इसमें बहुत डेटा आता है। देखो, पर मैंने बाइफरकेट करा है अच्छे से, कहां तक मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। देखो यहां से एडिट करना बाकी है। ऐसा होता है, इसको कितना एडिट करना पड़ता है तब जाके पीपीटी बनता है। तुमको क्या लगता है, खाने के खेल है। एक बार तो मैंने सोचा इसका पीपीटी नहीं बनाना है, ऐसे ही पढ़ा देते, फिर सोचा कि नहीं यार
एक ही बार मेहनत करनी है ना, फिर हर साल इसको यूज करना है। बना दिया। चलो केमिकल प्रॉपर्टी बेटा, टेक्स्ट बुक है किसी के पास? किसी के पास तो होगा टेक्स्ट बुक, लाओ चलो, लाओ लाओ लाओ, वहां से आया, इधर से भी आ रहा है, लाओ लाओ टेक्स्ट बुक लाओ। चलो बेटा ध्यान यहाँ पे, चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज। सो व्हाट ऑक्सीडेशन स्टेट दे कैन शो। तो बेटा इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या था, सुनो, इनका कॉन्फ़िगरेशन था NH2 NP3। क्या चॉइस है इनके पास स्टेबल होना है तो? या तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें और P6 बनाए, यस और नो, या तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करें और P को पूरा खाली करें, और पांचों के 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करें और पूरा का पूरा आखिरी ऑर्बिट खाली करें। तो दे कैन आइदर एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स और -3, they can donate 3 electrons or +3, they can donate 5 electrons so we can have +5। तो इनके 3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, -3, +3 एंड +5। डू यू अंडरस्टैंड दिस? 3 दे के S कंप्लीट का S P को उड़ा दे, 5 दे के पूरा N और S को, N और P को उड़ा दे, S और P को उड़ा दे, या 3 इलेक्ट्रॉन लेके P को कंप्लीट कर ले, राइट? 3 चॉइस है वहां पे। चलिए नाउ लेट्स सी व्हाट डू थिंक अबाउट -3। Who will exhibit -3, ऊपर वाले के नीचे वाले? ऊपर वाले, क्योंकि ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन खींचने वाले थे, नीचे वाले तो इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। तो -3 आप नीचे जाओगे ना तो कम स्टेबल होगा, और नीचे जाने पर ज्यादा स्टेबल कौन होगा पता है? +3 नहीं, +5 नहीं, +3। इसका एक रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन तो है बाहर NH2 NP3, बट ये S2 जो इलेक्ट्रॉन है ना, S2 वाले, ये कैसे रहने की कोशिश करते हैं? इनर्ट। और बाहर कौन निकलते हैं? खाली ये P वाले। तो इसीलिए जब आप एकदम लास्ट में जाओगे ना बिस्मथ, तो बिस्मथ का मेजर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ना के +5, क्योंकि बिस्मथ अंदर वाले 2 s ऑर्बिटल को यूज करता नहीं है। दिस इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ऊपर वाले में -3 मिलेगा, नीचे वाले में +3 +5 दोनों मिलेंगे, बट ज्यादा स्टेबल कौन होगा? +3, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके चलिए, the tendency to exhibit -3 decrease down the group। why? because नीचे जाने पे साइज बढ़ेगा एंड मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। तो मेटल तो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ना कि एक्सेप्ट करता है। बिस्मथ हार्डली फॉर्म एनी कंपाउंड इन -3। बिस्मथ कोई -3 में कंपाउंड बनाता नहीं है। द स्टेबिलिटी ऑफ +5 का स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगा, राइट? बिस्मथ का +5 का एक ही कंपाउंड एक्सिस्ट करता है और वो है BiF5, क्योंकि +5 स्टेट में लाना बिस्मथ को मतलब बहुत मुश्किल है। बिस्मथ को +5 में वही ला पाएगा जो खुद बहुत ज्यादा नेगेटिव हो, और नेगेटिविटी में सबका बाप कौन होता है? फ्लोरीन। तो अगर बिस्मथ के साथ फ्लोरीन जुड़ा है तभी बिस्मथ +5 तक जाएगा, बाकी किसी की ताकत नहीं है कि बिस्मथ को +5 करके बताए, क्योंकि वो इनर्ट पेयर इफेक्ट से S निकलना है ही नहीं, राइट? पर अगर फ्लोरीन आ गया तो फ्लोरीन S वाले को भी निकालेगा, और बिस्मथ बनाएगा +5 ओनली इन वन कंपाउंड BiF5। चलो +3 स्टेट विल इंक्रीज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट डाउन द ग्रुप, राइट? तो हमने यहां पे लिखा हुआ है कि NH2 NP3 में जो S2 है, ये S2 कैसा रहता है? इनर्ट रहता है, ये पार्टिसिपेशन करता नहीं है। दिस इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। चलो आगे, नाइट्रोजन के कौन, अभी आप ये आपने जो डिस्कशन करा वो कॉमन डिस्कशन है कि ग्रुप में 3 स्टेट पॉसिबल है, -3 +3 +5। ऊपर वाले -3 दिखाएंगे, नीचे वाले +3 भी होगा, +5 भी होगा, बट ज्यादा स्टेबल कौन है? नीचे +3, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब आप इंडिविजुअल लेवल पे जाके बात करो अलग अलग एलिमेंट का। पहले बात करते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कौन कौन से स्टेट पॉसिबल है? नाइट्रोजन कैन एक्सिबिट -3, ये कॉमन स्टेट है, वो 3 इलेक्ट्रॉन लेता है। इट कैन एक्सिबिट +5, इट कैन एक्सिबिट +1 +2 एज वेल एज +4। देखो नाइट्रोजन की वेराइटी, इसमें बहुत डेटा ऐसा आ रहा है। नाइट्रोजन कैन एक्सिबिट -3 एंड 1 to 5 4। नाइट्रोजन एक्सिबिट -3 एंड पॉजिटिव में 1 to 5 4। चलो ओके, कब होगा ये 1 to 5 4? कब बनेगा? जब नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ा होगा? ऑक्सीजन के साथ। जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो नाइट्रोजन कौन से स्टेट में आएगा? +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +4 भी हो सकता है। It does not form compound in +5 state with halogen। अगर मैं ऐसा लिखूं कि NF5
क्या ये पॉसिबल है? व्हाई नॉट? यहां पे नाइट्रोजन कौन से स्टेट में है? +5, क्योंकि फ्लोरीन क्या होता है? -1। तो क्या ये पॉसिबल है? व्हाई नॉट? क्योंकि यहां पे नाइट्रोजन को कितने बॉन्ड बनाने हैं? 5 बॉन्ड कब बनेंगे? जब एक S हो, 3 P हो और एक D भी चाहिए। नाइट्रोजन के पास D ऑर्बिटल होता है? नहीं होता है। तो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता है। तो ये जो कंपाउंड है वो पॉसिबल नहीं है, ये नहीं बन सकता है। दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? एज नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड्स, क्योंकि नाइट्रोजन के पास D ऑर्बिटल नहीं है। बेटा बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है ये, सारे चेक करो। चलो यहां पे क्या लिखा है? नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म कंपाउंड इन +5 स्टेट विद हैलोजन। अगर मैं ऐसा लिखूं, सपोज मैं ऐसा लिख रहा हूं कि NF2O2, ये तो ज्यादा हो जाएगा। देखो हाँ, अपना तो ये यूज कर रहे हैं ना। अगर हम ऐसा लिखे NO2, अगर आप ऐसा लिखते हो NO2+, ये सब पॉसिबल है। जब तक नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जैसे ही नाइट्रोजन को 5वां बॉन्ड बनाना पड़ा, नाइट्रोजन के पास 5वां ऑर्बिटल है ही नहीं बॉन्ड बनाने के लिए। तो अगर नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बने तो समझ जाओ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, समझ जाओ। सीआईडी शो कितने लोग देखते हैं? सीआईडी शो, या कितने लोगों ने देखा है एपिसोड उसके सीआईडी के? सीआईडी शो ऐसा है, ऐसा था, अभी तो कहाँ आ रहा है, अभी तो नहीं आ रहा है, नया एपिसोड नहीं आ रहा है। वो मतलब इस तरह से स्टोरी बनाते थे ना वो लोग कि एट द एंड ऑफ द स्टोरी आपको सब रियल लगता है कि हाँ यार ऐसा ही होगा। तो सीआईडी कौन लिखता था पता है? वो फ्रेडी था ना, उसमें फ्रेडी, वो लिखता था सारी स्टोरी। वो सीरियल में वो भले ऐसे मूर्ख लगता था कि ये मूर्ख है, बट सारी स्टोरी उसकी थी। वो इसका राइटर था सीआईडी का। मेरी बहन तो घंटों घंटे तक बैठ के देखती रहती थी सीआईडी, 5-5, 6-6 घंटे तक उठती नहीं थी, बस सीआईडी चालू करो मतलब जम जाती थी चेयर पे। चलो फिर आया क्राइम पेट्रोल, सीआईडी का धंधा बंद। मेरी मम्मी क्राइम पेट्रोल देख देख के इतना डराती है हम सबको। मैं उसको बोलता हूँ मम्मी ये सच्चा नहीं है, ऐसा लिखा है सत्य घटना पर आधारित। एक बार तो ऐसा बताया था उसके अंदर कि एक कपल था जिसकी शादी हो गई थी, कुछ साल हो गए थे शादी को। उसके बाद वो लड़की की लाइफ में उसे वो एक्स बॉयफ्रेंड आया, तो उसका वहां टाका भिड़ा। अब सवाल ये था लिसन, कि भाई तुम्हारा भी भिड़ा ऐसा कहीं पे टाका है? तो अब हुआ ऐसा था कि उसको वो लड़की को अपने हस्बैंड को मारना था और उसके साथ शादी करनी थी। तो इसने क्या करा पता है? इसने उस आदमी को, उसके हस्बैंड को मार डाला, राइट, और उसका पूरा चेहरा जला डाला। साथ में उसका जो बॉयफ्रेंड था ना उसका भी चेहरा जला डाला और उसको रिप्लेस कर लिया कि ये मेरा हस्बैंड है। हस्बैंड को मार दिया और उसका चेहरा जलाकर रिप्लेस कर दिया बॉयफ्रेंड को कि यही मेरा हस्बैंड है। बोला, अभी ऐसा बॉयफ्रेंड होता है कोई? बोलता है कि नहीं मेरा चेहरा जला दे, कोई नहीं, फिर मैं तेरा है। प्रैक्टिकली पॉसिबल। वो पकड़े गए फिंगरप्रिंट से। वो शक होगा तो डीएनए टेस्ट कराएंगे ना। वो बोला ही नहीं, कुछ बोलता ही नहीं था, खाली पड़ा रहता था ऐसे कैसे, कुछ भी दिखाते हैं। मैं मम्मी को बोलता हूँ ये सही हो सकता है क्या? बोलते कि सब होता है, तुझे पता नहीं दुनिया कितनी खराब है। मुझे सब पता है दुनिया कितनी खराब है। चलो छोड़ो, यहाँ पे आ जाओ वापस। तो क्राइम पेट्रोल देखने वाले 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो उसमें से क्राइम करना सीखते हैं, दूसरा जो उसमें से क्राइम से बचना सीखते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सपोज मान लो किसी ने बैंक में चोरी करी, एट द एंड कुछ गलती की वजह से पकड़े गए,
तो कुछ लोग ऐसा डिस्कशन करते हैं कि देख ऐसा नहीं करना, ऐसा करेंगे तो पकड़े जाएंगे, मतलब वो चोरी करना सीखते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सारे जो शोज होते हैं ना वो अवेयर कम करते हैं, बट ये आइडिया ज्यादा देते हैं। अवेयरनेस तो कम होती है, आइडिया बहुत देते हैं। चलो हम भी कभी देखते थे ऐसे शो, अभी बंद कर दिया। चलो ध्यान यहाँ पे, ओ भाई ऑक्सीडेशन स्टेट को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कैन एक्सिबिट, अटेंशन नहीं तो एक केस यहां बन जाएगा क्राइम पेट्रोल का, ठीक है, और तुम विक्टिम हो जाओगे। नाइट्रोजन एक्सिबिट -3 +5 +1 +2 +4, ये सारे स्टेट नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ दिखाएगा। बट नाइट्रोजन के जो एक्सट्रीम स्टेट है वो कौन सा है? एक्सट्रीम स्टेट है उसके -3 और +5। नाइट्रोजन के एक्सट्रीम स्टेट कौन सा है? -3 और +5। तो नाइट्रोजन अगर -3 और +5 के बीच के किसी स्टेट में होगा, नाइट्रोजन अगर -3 और +5 के बीच के किसी स्टेट में होगा तो वो डिसप्रपोर्शनेट होगा। डिसप्रपोर्शनेट मतलब खुद रिड्यूस होके -3 बनाएगा, खुद ऑक्सीडाइज होके +5 बनाएगा। लेट्स सी, ओके। ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +1 to +4, +1 to +4 tend to disproportionate in acidic solution. Sit, नाइट्रस एसिड है HNO2, यहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट गिनोगे ना +3 आएगा। ये अपने आप ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रिक एसिड बनाएगा जहां पे उसका स्टेट है +5। ये अपने आप रिड्यूस होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा NO, जिसमें उसका स्टेट है -2। तो यहां से +3 खुद ऑक्सीडाइज होकर क्या बना? +5, और +3 खुद रिड्यूस होकर क्या बना? -2। तो ऐसे रिएक्शन जहां पे एक ही एलिमेंट या एक ही स्पीसीज ऑक्सीडाइज भी हो और वही रिड्यूस भी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है भाई ये? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ओके बेटा ये ग्रुप जैसे ही खत्म हो गया ना, उसके बाद इस ग्रुप का एक टेस्ट होगा जहां पे 1-1 मार्क के आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक भी एमसीक्यू नहीं होगा। उसमें ऐसा लिखा होगा शायद पेपर में कि राइट द डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड, तो तुमको याद होना चाहिए कि नाइट्रस एसिड डिसप्रपोर्शनेट होकर नाइट्रिक एसिड बनाएगा, H2O बनाएगा एंड NO बनाएगा। तो हर एक ग्रुप के इंडिविजुअल टेस्ट होंगे, तो रोज का रोज पढ़ते रहना, नहीं तो एट द एंड तो सब भागेगा इधर उधर। चलो फास्फोरस के कौन सा स्टेट है? फास्फोरस भी +1 और +4 भी दिखा सकता है। देखो ये स्टेट तो है ही सबके पास, इसके सिवाय में फास्फोरस आपको +1 और +4 दिखा सकता है इन सम ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड आप आगे पढ़ोगे टॉपिक, जहां पे फास्फोरस डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ जुड़ के एसिड बनाएगा। ऑल इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट will disproportionate to +5 and -3 both in alkali and acidic media। और जिस तरह से नाइट्रोजन का इसमें से अगर कोई भी स्टेट है तो वो डिसप्रपोर्शनेट हुआ, उसी तरह से फास्फोरस का भी अगर कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो डिसप्रपोर्शनेट होकर क्या बनाएगा? -3 बनाएगा और +5 बनाएगा। क्या बनाएगा? -3 and +5। चलो अब आ जाओ आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट in case of arsenic, antimony and bismuth increasingly stable with respect to the disproportionation। बेटा +3 किसका? आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, इन सबका +3 कैसा है? स्टेबल ही है। इन सबका +3 कैसा होता है? स्टेबल, बिकॉज ये सारे मेटल है और इनका तो ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ही +3 है, तो ये डिस्प्रपोर्शन होने वाले नहीं है। +3 स्टेबल के स्टेबल रहेंगे। नाइट्रोजन इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4, ये पता ही होना चाहिए आपको, राइट? क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या होता है? एक होता है 2s, 2px, 2py एंड 2pz, राइट? तो नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी है? 4, राइट? एंड ओनली 4 ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। हेवियर एलिमेंट मतलब आप नीचे जाओगे, नाइट्रोजन से नीचे जाओ, फास्फोरस जाओ, आर्सेनिक जाओ, एंटीमनी जाओ, तो इन सबके अंदर आपको d ऑर्बिटल मिल जाएंगे और d ऑर्बिटल को आप यूज करके उसको 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाने में भी लगा सकते हो आप, राइट? तो दे हैव देयर कोवेलेंसी अप टू 6। जैसे कि फास्फोरस क्या बना लेता है? pF6 बना लेता है। फास्फोरस क्या बना लेता है? pF6। फास्फोरस 6 फ्लोरीन के साथ भी जुड़ सकता है। कैसे करेगा फास्फोरस? ये अपने बैकेंड d ऑर्बिटल को यूज करेगा, जबकि नाइट्रोजन खाली 4 ही बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा? मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5वां ऑर्बिटल होता ही नहीं है जो वो यूज करे। तो नाइट्रोजन खाली क्या बनाएगा? NF4 बनाएगा। नाइट्रोजन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता है।
तो वापस एक बार इस पॉइंट को रिवाइज करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को। चलिए ग्रुप नंबर 15 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -3 +3 +5, राइट। -3 वाला कौन दिखाएंगे? नॉन मेटल जो ऊपर है। नीचे जाओगे तो कौन से आएंगे? +3 +5। उसमें से सबसे लास्ट वाले का स्टेबल कौन सा है? +3। क्यों? उसका रीजन क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये हर एक ग्रुप में आएगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट आप हर एक ग्रुप में पढ़ोगे, 15 में भी आएगा, 16 में भी आएगा, ग्रुप नंबर 13 14 में भी था। अगर आपने लास्ट में पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा आपको, राइट। अब इंडिविजुअल की बात करते हैं। नाइट्रोजन कैन एक्सिबिट -3 +5 ऑल्सो +1 to 4। किसके साथ? जब ऑक्सीजन से जुड़ा है तो। बट इनमें से कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर होगा तो वो एसिडिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। इनमें से कोई भी स्टेट क्या होगा? एसिडिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा +5 और -2 में। फॉस्फोरस -3 +3 +5 तो है ही, उसके सिवाय फॉस्फोरस को +1 और +4 भी है। किसमें मिलेंगे आपको? ये ऑक्सो एसिड में मिलेंगे। किसमें मिलेंगे ये आपको? ऑक्सो एसिड में, राइट। और वो भी डिस्प्रोपोर्शनेट होकर क्या बनाएगा? -3 और +5। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, उनका जो स्टेबल स्टेट कौन सा है? +3 ही उनका स्टेबल है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे लिखो तो नाइट्रोजन के स्टेट कौन कौन से भाई? -3 +3 +5 +1 +2 +4। ये सारे किसके साथ होंगे? विद ऑक्सीजन। पर ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? डिस्प्रोपोर्शनेट, राइट। फॉस्फोरस -3 +3 +5, उसके सिवाय कौन से होंगे? +1 एंड +4। किसमें होंगे? ऑक्सो एसिड में। और ये भी क्या हो जाएगा? डिस्प्रोपोर्शनेट। डिस्प्रोपोर्शनेट होके क्या बनाएगा? ये क्या बनाएगा? डिस्प्रोपोर्शनेट टू -3 एंड +5। दिस विल फॉर्म डिस्प्रोपोर्शनेट टू -3 एंड +5, राइट। फिर आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, उन सबका स्टेबल स्टेट कौन सा है? +3, राइट। तो ये आपने लिख दिया सारे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, ओके। आपको ये भी लिखना है और आपको ये भी लिखना है, दोनों लिखना है, ठीक है। चलिए अब आ गया कॉमन पॉइंट, एनॉमलस बिहेवियर, जो हम बात करेंगे कल के क्लास में। एनॉमलस बिहेवियर शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे रुकेंगे। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। ये नोट्स अभी आपको शेयर करे जाएंगे, कोई भी इसका प्रिंट ना निकाले, कोई भी इसका प्रिंट नहीं निकालेगा।